बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। नाज़रीन, 2024 के इलेक्शन हो गए, कैसे रहे और किस हद तक बेहतरी की तरफ हम चले और अवाम ने किन लोगों को अपने रोशन मुस्तकबिल का नुमाइंदा चुना, इन सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इरफानुल्लाह वड़ाइच साहब। बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट उमर फारूक। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे उमर फारूक साहब आपसे, क्योंकि आपने तो सारी जो मामलात हैं वो खुद देखे, उनके मनाजर देखे। तो मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन है ये कैसे रहे 2024 के? देखें तबिंदा, ये मेरी एक ज़ाती राय है कि देखें वोट जो है हर बंदे का एक आइनी हक है, और क्योंकि हम उस दिन फील्ड में थे और जो ग्राउंड रियलिटी है हमने उसको बड़ा करीब से देखा है। मेरी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो इस तरह अपना वोट कास्ट करेंगे और इतनी बड़ी तादाद में जो है उनका वो वोट बैंक मौजूद था, क्योंकि जो हालात चल रहे थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। ज़िला सियालकोट में 5 कौमी और 10 जो है सूबाई हल्के हैं, और मेरा ये मतलब तवक्को में कर रहा था इस पे कि ये जो सियालकोट का जो NA-70 है जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसफ और रेहाना इम्तियाज़ डार जो कि उस्मान डार की वालदा हैं, इनमें मुकाबला थोड़ा टफ होगा। लेकिन जो दूसरे हल्के थे वो बिल्कुल खिलाफ तवक्को उनका जब रिज़ल्ट मिला, और वो मेरे लिए एक हैरान कुन बात थी। और जो अगर आपने जो ग्राउंड रियलिटी की बात की, जो हालात की बात की, तो उसमें तो मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा कि वोट हर बंदे का एक आइनी हक है, और जो PTI के वर्कर्स थे जिस तादाद में निकले और जिस तरह उन्होंने वोट कास्ट किया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखें, अपने मुस्तकबिल की आपने बात की, PTI के वर्कर्स की बात की, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सारा वोट कास्ट हुआ है ये PTI को हुआ है? देखें, वोट तो इमरान खान की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरान खान की मकबूलियत है उसको मतलब हम सराहेंगे। जिस तरह जैसे हालात थे, हालांकि देखें वो जब तहरीक अदम एतमाद आई उसके बाद जो PTI के साथ जो हालात चले, जिस तरह उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, उसके बाद जिस तरह इमरान खान अभी जेल में थे और यहाँ तक इनके जो मेन लीडर थे वो सारे इस वक्त जेल में मौजूद थे, और मुख्तलिफ इसमें इमरान खान को 3 मुकदमात में सजाएं भी हुई। PTI की ये मैं समझता हूँ A टीम नहीं थी, PTI की ये C टीम थी जो कि इस वक्त मैदान में थी, और जिस तरह जितने बड़े नामों को उन्होंने उल्टा दिया, ये मतलब एक हैरान कुन बात थी। और अगर आप सियालकोट की बात करें NA-71 की, तो मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग के सिलसिला में, क्योंकि मैं एक चैनल से वाबस्ता हूँ और बड़ा करीब से देखा है, और जो मैंने फॉर्म 45 जो कलेक्ट किए थे और उनका जो रिज़ल्ट जितना डिफरेंस आ रहा था, ख्वाजा आसफ का नो डाउट पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, और उनके मद्दे मुकाबल जो उस्मान डार की जो वालदा पहला इलेक्शन लड़ रही थी, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो उनके साथ इंतज़ामिया की जानिब से जो रवैया रखा गया, ये ख्वाजा आसफ को नफ़रत का वोट पड़ा है। और ये जो PTI के जो वोटर थे, इसके अलावा भी जो है मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि नून लीग से वाबस्ता थे, और पिछले जो इलेक्शन गुजरे हैं वहाँ पे उन्होंने नून लीग को वोट दिए थे, लेकिन इस बार मतलब उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ, ज़ाहिरी तौर पे वो नून लीग के साथ थे, पर्चियाँ जो हैं वो उन्होंने जो कैंपों से बनवाई और वोट उन्होंने PTI को कास्ट किए। अब अगर आप जो आजकल हालात चल रहे हैं जो इस हल्के की अगर बात की जाए, उसमें यह है कि जो 358 टोटल पोलिंग स्टेशन थे NA-71 के, मेरे पास इस वक्त मेरे पास मोबाइल पे भी मौजूद है 353 के जो रिजल्ट हैं, अगर उनको सामने रखा जाए तो 49,000 के करीब जो है वो ख्वाजा आसफ जो है वो रेहाना डार से हार चुके हैं। अब बात आ गई अदालतों की। RO ने जब वो अपना N47 जो फॉर्म है वो जारी किया, तो उसमें तकरीबन कोई 18,000 प्लस से जो है वो ख्वाजा आसफ जो जीत गए। अब देखें 45 और 47 दोनों फॉर्म में एक बड़ा मतजाद मतलब सामने आ चुका है, और जिसके बाद जो है वो ख्वाजा आसफ की जानिब से मतलब जो है वो कहा गया कि मतलब मैं ये इलेक्शन जीत चुका हूँ, और उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस में प्रॉपर जो है वो उनके जो कारकुनान थे वहाँ पे उनको मुबारकबाद भी दी गई। दूसरी जानिब अगर आप देखें रेहाना इम्तियाज़ डार और उस्मान डार जो हैं, जो
जिन्होंने हाल ही में सियासत को खैरबाद कहा था और एक निजी प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन उनकी दोबारा मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासत में एंट्री की है और उन्होंने कहा है कि मैंने सियासत छोड़ी है, वालदा को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से, जिस मुनज़्ज़म अंदाज से वो अपनी वालदा का केस लड़ रहे हैं, अगर अदालतें इस पे फैसला करें तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ 45 आर्म की जो है वो अहमियत है, क्योंकि मेरे साथ, आपके साथ इस प्रोग्राम में वराइसा भी बैठे हुए हैं, वो दोनों का कानूनी तौर पे वो बताएंगे कि वो 45 और 47 में क्या डिफरेंस है। लेकिन जो मेरी अकल और सूझ है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ 45 जो फार्म है वो एक मतलब समझ लें कि कोई भी बिल्डिंग जब बनती है उस पे एक पिलर्स और जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका किरदार अदा करता है, और 47 जो है उसके ऊपर लेंटर पड़ता है। लेकिन 45 जो फार्म है, अगर वो ये ओरिजिनल हैं तो ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को जितनी बड़ी शिकस्त हुई है, जिस तरह वो मतलब एक नई बिल्कुल कह लें कि कैंडिडेट थी, उन्होंने जिस तरह इनको हराया है वो इबरतनाक शिकस्त है उनके लिए। बहुत खूब। अच्छा वड़ा साहब, इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मकबूलियत का। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए के मुताबिक ये मकबूलियत का वोट था या कबूलियत का वोट था? जी तबिंदा, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की मकबूलियत का वोट है। इसमें कबूलियत वाली बात जो है वो कबूलियत तो किसी और के पास है। अगर कबूलियत भी पीटीआई के पास होती तो जिस तरह के मामला इस वक्त उमर साहब ने डिस्कस किए हैं कि अदालतों से इससे पहले निशान अलाट होने वाला मामला, या इमरान खान को इलेक्शन, मैं जो मेरा सवाल है वो आवाम की तरफ से है कि आवाम इमरान खान को एक लीडर, एक सियासतदान कबूल कर चुकी है, क्योंकि कहा जाता था ना, जैसे 2018 में इनको सिलेक्टेड जो है वो वज़ीर आज़म कहा गया, फिर ये कहा जाता उनको सियासत नहीं आती, तो क्या अब आवाम जो है वो ये मानती है कि वो एक अच्छे सियासतदान है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ कि इमरान खान, आप देखें कि 1996 में उसने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, उसके बाद स्ट्रगल, मैं देखें आप 26 साल की उसकी या 28 साल की स्ट्रगल बनती है, इतनी लंबी स्ट्रगल। आप अगर देखें 97 का इलेक्शन इमरान खान ने कंटेस्ट किया, पूरे पाकिस्तान से पीटीआई को कोई एक भी सीट ना मिली इमरान खान समेत। तो उस वक्त इमरान खान को इल्ज़ाम दिया जाता था कि ये टांगा पार्टी है। नो डाउट कि उस वक्त टांगा पार्टी थी कि उसके पास इतने कोई लीडर भी नहीं थे। सियालकोट जिन लोगों को टिकट दिए गए, वो जेन्युइन बात है कि वो बड़े सी और डी वाली जो बात अगर की जाए, DF कैटेगरी के थे, लेकिन उसने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। 2002 के इलेक्शन में जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए तो एक सीट इमरान खान को, अपनी सीट वो जीतने का मौका मिला, वो असम्बली में गया और रिपोर्टेडली जो बातें मीडिया में आईं या सामने आईं उसमें इमरान खान को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफ़र भी हुई थी, लेकिन इमरान खान ने परवेज़ मुशर्रफ की ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। तो आगे 2008 वाला इलेक्शन आ गया। 2008 के इलेक्शन में ये मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ डेमोक्रेटिक माइंड की। इमरान खान में सारी खामियाँ होंगी, लेकिन डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, असल बात है कि जब आप जमहूरियत पसंद होते हैं, जमहूरियत के लिए काम करते हैं, तो वर्कर आपको एक्सेप्ट करते हैं। 2008 में एक अलायंस बना जिसने फैसला किया कि ये परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन का बाइकआउट करना है। उसमें उस अलायंस के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब थे, जमात इस्लामी उसमें शामिल थी, इमरान खान, और एक तो छोटी जमात थी। तो हैरान कौन बात बताने लगा हूँ कि इन जमातों ने आगे मियां साहब की ड्यूटी लगाई कि आप बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता करें और उसको भी बाइकाट पे माइल करें, राज़ी करें। मियां साहब उस अलायंस के, बाइकाट वाले अलायंस के सरबराह होते हुए बेनज़ीर भुट्टो के पास गए और बेनज़ीर भुट्टो को कायल करने के लिए गए और उसके घर के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इलेक्शन में शमूलियत का ऐलान कर रहे। ये 2008। तो इमरान खान ने अपने बाइकाट वाला जो फैसला किया था उसी पे कायम रहे और 2008 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी जमात 2013 में आए,
2013 में भी कंसिडरेबल सीट्स उनके पास थीं। जितनी इस वक्त ये बड़े बड़े सियासतदान लेके तो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं और छलांगे लगा रहे हैं, इतनी सीट 2013 में भी उसने ले ली। आगे 2013 में जब असम्बली में बैठे, उसको पब्लिक के साथ मामलात किए, कुछ सीखा, उसके बाद 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से मकबूलियत वाली बात पब्लिक की तरफ से एक्सेप्टेंस मिली, असल बात होती है एक्सेप्टेंस की। उसमें भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2013 की बात की जाए तो उस वक्त भी पेंटी पंक्चर वाला एक बड़ा इशू उठा था और सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त एक जमात बन के सामने आई है। और 2018 में जब कह लें कि 2013 में 4 हलके जिनमें इमरान खान ने खोलने का जिक्र किया था, उसमें जो NA-71 जो इस वक्त है, उस वक्त जो मेरा ख्याल है 112 था, NA 112 था, और ये हलका भी उस वक्त शामिल था। और 2013 के बाद क्योंकि इससे पहले तो ख्वाजा साहब के मद्दे मुकाबल तो कोई भी ऐसा उम्मीदवार मेरे ख्याल में नहीं था जो कि कंटिन्यू इलेक्शन लड़ता। 2013 के बाद 2013 में जब उस्मान डार ने इलेक्शन लड़ा और फिर 2018 में, और इसके बाद अभी जब चंद अरसा पहले जब उस्मान डार ने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो इनकी वालदा जब इलेक्शन में आई तो मेरी तो ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी, उम्मीद थी कि नेक टू नेक होगा, लेकिन ये था कि ये सीट हार जाएंगे, चंद एक मतलब 2-4-5 हज़ार वोट का डिफरेंस होएगा और PTI वोट मतलब जो है वो इलेक्शन यहाँ से भी लूज़ कर लेगी। लेकिन जो अगर 45 आर्म को देखें जो अभी तक हमारे पास हैं, उसमें जितनी ख्वाजा साहब को ये लीड पड़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये उनके लिए मतलब ये उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि ये उनके साथ क्या हुआ। देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून है, ज़िला सियालकोट नहीं बल्कि गुजरांवाला डिवीजन की बात करें तो यहाँ ये घर समझा जाता था, लेकिन इस बार गुजरांवाला में अगर देख लें तो 4 नेशनल असम्बली की सीटें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार, कोई बैंगन पे, कोई कुर्सी पे, कोई चिमटे पे मतलब अपनी सीटें ले गया है। और सियालकोट में भी देखें वो कैंडिडेट मतलब मैं जिन पे तवक्को नहीं कर सकता था, मतलब उन्होंने इस कदर वोट लिए, हैरान कुन है। मतलब ये मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने, अगर वो इस चीज़ को सोचें कि बेसिक ये वजह क्यों बनी, शायद मतलब मेरा जो मैंने अपने तौर पे सोचा है, समझा है, मेरा इसमें यही है कि जो मेरी अक्ल के मुताबिक कि यहाँ पे जो है जितना जो PTI को दबाया गया है, बल्कि सियालकोट में नहीं पूरे पाकिस्तान में जिस तरह इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, लोग इतनी ही ये वोट बेसिक इनको नफरत का वोट पड़ा है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि ये सिर्फ सियालकोट की बात नहीं, अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखें तो पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो PTI को जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये पहली बार हुआ है इलेक्शंस में कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी तादाद में जो है वो उन्होंने अपनी नशिस्तें विन की हैं। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो NA 71, NA 70, 72, 73, 74 जो सियालकोट के हलके हैं, इनमें जो एक नशिस्त है ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब की और इनके मद्दे मुकाबले थे राना शमीम साहब, तो ये जो नशिस्त है, अगर बाकी सब नशिस्तों में इस तरह की कोई बात हुई है तो यहाँ पर क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। ये जो राना शमीम अहमद खान है, ये बेसिक 1985 से ये मुख्तलिफ दौर में जो है ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली से जो है वो उम्मीदवार मुंतखब होते रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी रेफरेंस से मैं भी कह लें कि उनका जो सर्वे हुआ, उन्होंने मुख्तलिफ ज़िला उनके जो हल्का में सर्वे किया और उसमें उनके मुताबिक जो रिपोर्ट आई वो मैंने खुद पढ़ी, बल्कि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। ज़िला सियालकोट में सबसे जो मजबूत सीट समझी जा रही थी मुस्लिम लीग नून की, वो NA 74 थी। लेकिन ये जिस वक्त NA 74 का रिजल्ट आया और जितने वोटों से वो हारे, वो मेरे लिए मतलब नाकाबिले यकीन था। मैं उस चीज़ से खुद बड़ा शॉक्ड हुआ था और मैं तवक्को नहीं कर सकता था। ये आप 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ पे यकीन ही नहीं कर सकता था कि मुझे मतलब तवक्को ही नहीं थी कि क्योंकि मेरा वो हल्का भी है। नहीं, तवक्को तो ख्वाजा आसिफ से भी नहीं थी ना। नहीं, ख्वाजा आसिफ देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का जो था, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, मुझे इधर था कि टफ मुकाबला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि
50,000 के करीब जो है इनके एंटी वोट मतलब ये पड़ेगा फॉर्म 45 के मुताबिक। अब देखिए क्योंकि केस वो अदालत में गया और अदालत ने आगे इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड किया, और थोड़ी देर पहले हमें ये भी पता चला कि मतलब वो वहाँ पे 4 जो हैं वो कौमी असम्बली के, जिसमें हाजा आसफ हैं, अली जाहिद है, नौशीन इफ्तिखार और मरगान सुबहानी हैं, इनका वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे देखिए उमर साहब नहीं, इसमें थोड़ा सा ना जो नोटिफिकेशन वाली बात है ये आपकी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लीगल प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल की गई थी, तो हाई कोर्ट ने वो रिट जो है वो खारिज इस टेक्निकल बुनियाद पे खारिज की है कि आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें। तो इस ड्यूरेशन में क्योंकि आरओ ने रिज़ल्ट जो है अपना फॉर्म 47 पे इलेक्शन कमीशन को सेंड कर दिया हुआ है, तो उन्होंने उस बुनियाद पे वो नोटिफिकेशन जारी कर। बड़ा साहब ये ना फॉर्म 45 क्या होता है और 47 क्या होता है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, सर इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छा, ये फॉर्म 45 ये है कि जब इलेक्शन पोलिंग कंक्लूड होगी उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती करेगा अब पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में। काउंटिंग करने के बाद सबसे पहले जो वैलिड वोट हैं, टोटल वोट जो डाले गए हैं वो लिखे जाएंगे, उसके बाद जो वैलिड वोट हैं वो लिखे जाएंगे। अगर मुस्तरद हुए हैं कोई वोट, इनवैलिड हैं किसी वजह से, तो वो लिखे जाएंगे, और आगे जिस कैंडिडेट ने जितने वोट लिए हैं वो उसके नाम के आगे लिखे जाएंगे, और नीचे ग्रैंड टोटल होगा। तो हर उम्मीदवार ने जितने जितने वोट लिए होंगे उसके नाम के नीचे लिख के प्रिजाइडिंग ऑफिसर नीचे अपना नाम, स्टैम्प और सिग्नेचर और अंगूठा लगाएगा, और उसकी लेफ़्ट साइड पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके कॉलम बने हुए हैं हर कैंडिडेट के नाम के आगे। तो वो पोलिंग एजेंट्स अपने दस्तखत, नाम और अंगूठा लगाएंगे। तो वो जितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं सभी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वो रिज़ल्ट ऑफिशियल प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करेगा। ये फॉर्म 45 पे है। अच्छा, ये ऑफिशियल कापी वो अपने रिकॉर्ड में रखेगा और उसको सेंड करेगा रिटर्निंग अफसर को। रिटर्निंग अफसर सादा अल्फाज में जो इलेक्शन करवाने वाला जो एक ऑफिसर डिप्यूट है, जिसने सारा प्रोसेस नॉमिनेशन पेपर से लेके उसके रिजेक्ट करने, एक्सेप्ट करने, वो सारा प्रोसेस वो कर रहा है, वो हर हल्के का एक प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर होगा और उसके साथ 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो वो जब वो 45 उसको सेंड हो जाएगा, वसूल हो जाएगा, तो तमाम पोलिंग स्टेशन के 45 को जमा करके एक रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। वो करेगा रिटर्निंग ऑफिसर, वो फॉर्म 47 होगा। उस पे कि सारे पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट कलेक्ट करके जमा करके उस पे लिखा जाएगा और वो सेंड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उस बुनियाद पे गज़ट नोटिफिकेशन करेगा कैंडिडेट का कि ये रिटर्न कैंडिडेट है, ये जीता हुआ है, और सारे कैंडिडेट्स के वोट्स वाला जो है ना उसमें आके 47 की बुनियाद पे, ये जैसे उमर साहब पहले कह रहे थे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 45 दीवारें हैं, 47 उसका छत है, और नोटिफिकेशन उसको कंक्रीट करने वाली बात तो है। ये छत के बिना तो ये दीवारों के बगैर अगर 45 इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़िया फैसला मौजूद है कि कोई भी रिज़ल्ट जो है वो 45 की बुनियाद पे किया जाएगा। अगर उसके ये है कि अगर मतजाद हो जाता है ना 47 में और 45 में अगर कोई फ़र्क आ जाता है तो वो 45 फॉर्म जो है वो कंसीडर किया जाएगा। 47 की अगर 45 को आगे कोरैबोरेट नहीं कर रहा, उसकी तईद नहीं कर रहा, उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, तो फिर 47 की कोई हैसियत नहीं। जैसे उमर साहब ने कहा 300 गालिबन कितने फार्म, 353 की बात कर रहे हैं, 353 फार्म की तो बात कर रहे हैं। ये बात की तो टोटल 358 पोलिंग स्टेशन थे NA 71 तो सात में से क्या 5 पोलिंग स्टेशन के मेरे पास फॉर्म नहीं है 353 के, जिसमें समझ लें कि कोई 100 कुछ के करीब तो हमने खुद कलेक्ट किए हैं।
बाकी कुछ फॉर्म नहीं, तो हमने अपने इससे- सोर्सेज से मंगवाए। ये तो उमर साहब चूँकि फील्ड में थे, ग्राउंड पे थे, सारे पोलिंग स्टेशन इन्होंने चेक किए हैं, विज़िट किए हैं, तो फॉर्म जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि मैंने खुद कलेक्ट किए हैं, तो इसी तरह। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब ये एक पाकिस्तान वैसे ना बड़ी एक दिलचस्प, हर मामले में बड़ी दिलचस्प गेम होती है। अब कानूनी जंग जो है, जिस तरीके से अदालतों में अखाड़ा, जंग तो और तरह की चीज़ होती है, अखाड़ा कहते हैं जो कबड्डी वाला नहीं होता, जिधर कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती करते हैं, तो वो उसको अखाड़ा कहते हैं। ये अखाड़े वाली बात अदालतों में लीगल से ज़्यादा टेक्निकल बुनियाद पे, ये जैसे होता है कि कुश्ती कर रहे हैं तो एक ने पाँव पकड़ लिया है, पाँव पकड़ के ऐसे कर लिया है, वो अगर अच्छा पहलवान भी है तो वो दाव दूसरे का लग गया है तो वो उसको शिकस्त हो जाएगी। ये अब अखाड़े वाली बात है। ये देखें ना, अभी जो गज़ट नोटिफिकेशन करवा लिया गया है इन्हीं हलकों का, जिनका उमर साहब कह रहे हैं कि 353 फॉर्म 40 मेरे पास हैं, तो जेन्युइन बात है कि इलेक्शन के फौरी बाद, काउंटिंग के फौरी बाद जो फॉर्म आ रहे हैं, प्रिजम्पशन उनको है कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर 3 दिन के बाद कोई फॉर्म आ रहा है तो उसके मतलब डाउट क्रिएट होगा कि ये तैयार किया जा सकता है इलेक्शन के फौरी। ये तो किसी को नहीं पता, अगर किसी ने जैली तैयार करना है, जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं थोड़ी सी कि जी ये जो पीटीआई के पास फार्म हैं ये जैली हैं, खुद तैयार किए हैं, ये देखें कि वो तैयार कैसे कर लिए, किसको क्या पता है कि किस पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट कास्ट होने हैं। वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उधर डिक्लेयर कर रहा है, और अभी सारी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास फॉर्म मौजूद हैं। ये बड़ी अजीब सी एक ना वो अखाड़े वाली बात शुरू हो गई है। तो मैं ये कहने लगी थी कि वो जो कुश्ती होती है उसका भी एक दुरानिया होता है, तो ये तो दुरानिया इतना लंबा चौड़ा चला है कि मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि ये एक, अगर कानूनी दायरे में देखें, आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि एक चीज़ की एक टाइम लिमिट है, आपकी ड्यूटी आवर्स हैं और आपको वो पूरे करने हैं। तो 5 बजे जब ये ख़त्म हुआ और फिर आपका एक टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी तय था, ये सारा प्लांटेड था ना, तय था कि इतने बजे हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, तो ये जो इतनी ज़्यादा ताख़ीर हुई है, इस पर कानून की रोशनी में क्या है? अच्छा, रूल की बात, माज़रत के साथ मैं रूल की बात कर दूं कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शन है वाक़या कि रात 2 बजे तक ये सारे फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचनी है और 2 बजे उसने रिजल्ट कंक्लूड करना है। ये 2 बजे वाली बात है। ये हुआ ये था, मैं आपको इसमें मजीद एक बात ऐड कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये टाइम दिया था, लेकिन रात 2 बजे उनके एक तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक सीट का उन्होंने मतलब वो रिज़ल्ट दे गए, तो कोई 1.5 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात भी किए उनसे कि ये जो दौरान रिपोर्टिंग हमें मुख्तलिफ दुश्वारी आ रही है, जो आपने पूरा दिन जो पाकिस्तान में आपने ये जो मोबाइल नेटवर्क है उसके सिग्नल्स ड्रॉप थे, नेट नहीं चल रहा था, और ये चीज़ हमने भी फेस की। मतलब देखें, पिछले भी इलेक्शन हुए हैं, मैंने 3 इलेक्शन बड़े करीब से देखे हैं, 2013 देख लें, 2018 देख लें, और हमने बड़े अच्छे तरीके से मतलब रिपोर्टिंग की है, और नो डाउट ये नेट की वजह से हमें दुश्वारी आई है, और ये नहीं चाहिए था मतलब। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी मैं आज देख रहा था, BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया से मतलब काफ़ी इस पर तनकीद की गई कि ये जो उस रोज़ ये नेट नहीं बंद होना चाहिए था, मोबाइल की सिग्नल्स सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। और इन्हीं मतलब ये जो हम सियालकोट को भी डिस्कस कर रहे हैं, सियालकोट समेत दीगर मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है, और बल्कि मुख्तलिफ ममालिक ने कहा है कि ये जो क्योंकि मैंडेट क्योंकि इमरान खान का बनता है, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरिट बनता है उसके मुताबिक जो हुकूमत मेरिट पे आती है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा उमर साहब, मज़े की बात, मुझे एक बात याद आ रही थी उमर साहब की बात सुन के। वो इससे पहले ये बात थी कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन अब इस बात को भी तब्दील करके मोहब्बत, जंग और इलेक्शन में सब कुछ जायज़ है। पाकिस्तान में तो ये वाले हालात बनते जा रहे हैं। इससे पहले भी इलेक्शन में रिगिंग होती थी। अच्छा, मज़े की एक बात बता दूं
2 साल पहले की बात है, NA-75, उस वक्त जो गालबन इस वक्त NA-73 है, डस्का वाला हल्का जिससे वो मैडम नौशीन इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इधर एक बाई इलेक्शन हुआ था। मैडम नौशीन के वालिद इफ्तिखारुल हसन, उनको उर्फ़ आम में ज़ारे शाह कहते थे, ज़ारे शाह जब फौत हुए तो ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उस ज़िमनी इलेक्शन में रात को सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट इन टाइम नहीं पहुंच सके आरओ के पास। तो उस पे इस लेवल का मुल्क में तूफ़ान उठा कि 20 हल्कों में मैडम नौशीन ने रिक्वेस्ट दी कि इन 20 हल्कों के इलेक्शन रिज़ल्ट को मैं तस्लीम नहीं करती, इस पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उससे भी आगे जाके 20 हल्कों की बजाय पूरे हल्के में 20 पोलिंग स्टेशन की बजाय पूरे हल्के में इलेक्शन करवाया, दोबारा इलेक्शन करवाया। और उस इलेक्शन में ड्यूटी देने वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर सियालकोट क्या नाम था उनका, ज़ीशान जावेद लाशारी साहब, एसी थे आसिफ, इस तरह पुलिस वाले जिन जिन की ड्यूटी उस हल्के में थी, सभी पे इस वक्त भी केसेस, क्रिमिनल केसेस इस्तगासा जात चल रहे हैं। तो उस वक्त से लेके अब तक केस चल रहे हैं। नेग्लिजेंस क्या थी या एलिगेशन क्या था कि ये 20 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट इन टाइम नहीं पहुंचा। इन टाइम वो रात को 3 बजे या 4 बजे पहुंचा है, तो पॉसिबल है उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो अब कोर्ट में है, इंक्वायरी का प्रोसेस है, वो क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सिर्फ 3 बजे पहुंचने पे पूरे हल्के का रिज़ल्ट सेटिसाइड कर दिया गया। और इस वक्त तो मेरा ख्याल 3 दिन कम अज़ कम लगे हैं आरओ साहब को रिज़ल्ट कंपाइल करने में। तो ये बड़ी अजीब सी एक बात है जिस तरीके से ये खेल शुरू किया गया है। तो होता ये है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक का मैंडेट जो है, पब्लिक की ओपिनियन, वो मुकद्दम होती है। वो जिसकी फेवर में राय दे दें उसने सुल्तान बनना है। तो बात ये है कि पीटीआई बुरी है अच्छी है वो अलहदा बात है। आपने जैसे उमर साहब फरमा रहे थे कि पहले तो उनके हाथ पांव बांध के उनको इलेक्शन में फेंका है, निशान उनके पास नहीं है, इंतज़ामिया की तरफ से कंपेन वो नहीं कर सकते। सारी चीज़ों के बावजूद तोता, फाख्ता, बैंगन, चिमटा, पेशावरी चप्पल, ये इस तरह के निशान लेके उम्मीदवार ग्राउंड में आए हैं। और आफरीन है पब्लिक की, जिस पब्लिक को हम कहते हैं कि इनको शऊर नहीं या इनको नहीं। अच्छा, खैरान को बात बता दूं, सियालकोट से इसी हल्के से उमर फारूक मायर एक शख्स है जो पीटीआई का बेसिक वर्कर, बड़ा अच्छा, इमरान खान ज़ाती तौर पे उसको बड़ा लाइक करता है। तो उसने इस वक्त रियाना डार के ख़िलाफ़ बतौर MNA इलेक्शन कंटेस्ट किया है और 1000 वोट पूरा नहीं कर सका पूरी कंपेन के बावजूद। आप ये देख लें, जो ये हलाक साबिक MP रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज़ाद हैसियत से उन्होंने भी ये इलेक्शन लड़ा है। और जो बंदा, लेकिन एक चीज़ है इधर ना, अभी मैंने जो देखा है, जमात को वोट पड़ता है, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वोट लोगों ने डाला है। और अवाम को कम अज़ कम अपनी इस इलेक्शन में, जो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि अवाम को अपने वोट की ताकत का पता चला है, ताकत का इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम को पता चला है। और ये आने वाले वक्त में मेरा ख्याल में टर्नआउट बहुत ऊपर जाएगा, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। जितनी आवाम, जितने मतलब के यूथ को खैर बहुत टारगेट किया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन जितने यूथ बाहर निकली है वोट कास्ट करने के लिए, पहले तारीख गवाह है कि इससे पहले नहीं। अच्छा, आपने कहा कि 2 बजे तक का टाइम जो है वो मुंतखब किया जाता है और 2 बजे को रिजल्ट आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बजे के बाद काया ही पलट गई थी। जैसे हम लोग TV चैनल्स तो देख ही रहे थे, खुद भी कवरेज के लिए सब लोग निकले हुए थे। अच्छा, हुआ ये था कि 2 बजे से पहले जो आपके पास रिपोर्ट आ रही थी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस तरह से, और 2 बजे के बाद जो सीन हुआ है, तो देखिए 3 बजे तक मेरे इस मोबाइल में ना
3 से 3:30 बजे तक जो मेरे पास फॉर्म इकट्ठे हुए थे वो 353 पोलिंग स्टेशन थे, मतलब 3 से 4 लगा लें, 3.5 लगा लें, यही टाइम होएगा। उस वक्त तक ये थे, और जब ये डिफरेंस 49,000 का आ चुका था तो उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आप 5 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 5,000 वोट मतलब निकल आएगा, एक बात कर रहा हूँ, या 6,000 10,000 निकल आएगा, ये तो कंफर्म है कि 50,000 वोट नहीं निकल सकता किसी भी सूरत में। उसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA-70 में जो रेहाना डार हैं वो सीट ले चुके हैं, लेकिन ये 5 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट रुका और वो आज तक हमें भी मसूल नहीं हुआ। RO की जानिब से जब अगले दिन जो ही 9 फरवरी की सुबह हुई और सूरज गरूब होने का टाइम हुआ और ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के आसार जो हैं वो फैलना शुरू हो चुके थे, और 3 से 3:30 बजे दिन के वक़्त हमें RO की जानिब से मतलब अपने सोर्स से हमें पता चलता है कि RO ने 47 फार्म जो है वो साइन कर दिया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ जो है वो फातेह करार पाए हैं। अब दोनों चीज़ों को जब सामने रखते हैं तो हम, क्योंकि फील्ड में थे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, 45 को सामने रखें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें उनकी जो आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार थी रेहाना डार, वो जीत गई हैं। अगर 47 को रखें तो ख्वाजा आसिफ जीत गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने, जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है, उनका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। अब क्योंकि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, ये अदालत में गए, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पहले फोरम आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, अब वो कानूनी पेचीदगी है इसमें, पता नहीं ये 5 साल लगते हैं या हो सकता है अल्लाह करे, मतलब मैं तो समझता हूँ, मेरी एक दुआ भी है कि जिस बंदे का जो मैंडेट था, अगर तो ये वाकई में PMLN की जानिब से चुराया गया है, ये PTI का मैंडेट जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, तो ये उनको वापस होना चाहिए। देखें, लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, मैं उनको मतलब सल्यूट पेश करता हूँ कि वो कैंडिडेट, वो जो भी उम्मीदवार से, जो भी उनके मद्दे मुकाबल थे, उनसे हारे और उन्होंने फराह दिली का मुजाहरा करते हुए अपनी हार को तस्लीम किया है। नहीं उमर साहब, ये बताएं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, बाकी भी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, और इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क जो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक वर्कर कैटेगरी से है, वो लीडर, जैसे लीडर आते हैं वो पैराशूट के ज़रिए आते हैं और आते ही लीडर बन जाते हैं। उनमें ये जो वर्कर वाली बात है कि हमने पहले ग्राउंड तक जाना है, सारे मामलात करने हैं, वो वाली बात तो नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक स्टूडेंट लीडर से आए हैं, बड़ी सिंपल सी फैमिली जिसको मिडिल क्लास कहते हैं उससे बिलोंग करते हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अगर खुश दिली से अपनी शिकस्त कबूल की है तो ये डेमोक्रेटिक, ये मेथड है डेमोक्रेसी का। अच्छा, जैसे उमर साहब कह रहे थे कि अब आप जमात इस्लामी देख लें, कराची में उन्होंने अपनी सूबाई सीट जो है हाफिज नईम साहब, ये मतलब हमारा बनता नहीं है मैंडेट, ये उनकी तहरीक इंसाफ की है, उन्होंने वापस की है। ऐसे बहुत सारे आपको मिसालें मिलेगी, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया है, और ये अच्छी रवायत है। अच्छा, ये भी तो है ना कि देखिए, जहाँ पर आप कानून की इज्जत नहीं करते, रूल्स नहीं होते, चले नफ़रत ही सही, लेकिन नफ़रत में भी अगर आपके रूल्स नहीं होते तो वो एक जंगल का कानून है जहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, फिर आप पूछ नहीं सकते हैं। और अच्छा, वो एक वक्त आता है कि वो चीज़ फिर अपनी हैसियत खो देती है ना, आप उसको डिस्कस भी नहीं करते, वैल्यू खत्म हो जाती है ना एक चीज़ की। अच्छा, जिस तरह हमारी आवाम तो पहले से ही कंफ्यूज थी कि हमारा जो वोट है, जब हम कास्ट करते हैं, नो डाउट के वोट अपनी वैल्यू रखता है, क्या होना है, उससे क्या होना है, उससे क्या होगा। लोगों के दिलों में ऑलरेडी ये वसवसे थे, और फिर वो कहते थे कि क्या हम जिसको वोट कास्ट करते हैं क्या उसी को हमारा वोट पहुंचता भी है या नहीं। लेकिन इस सारी सिचुएशन ने इस चीज़ पर भी जो है अवाम के, जो मैं समझूंगी 14 तबक रोशन करती है। नहीं, आवाम जो है, मेरी ये देख लें, आप सियालकोट में ही एक बड़ा नाम है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। हाँ, मैं उसी तरफ आना चाह रही थी कि NA-70 की तरफ, ये भी बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला था। आप देख लें, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ पे वो कह लें कि मिनिस्टर भी रही हैं, मतलब मुख्तलिफ उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में भी, काफ लीग के दौर में भी, और अच्छा, कोई पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है। मसला ये है कि देखिए, लोगों ने जो देख लिया है, जो बंदा पार्टियां छोड़ता है उसकी इज्जत कैसी है। डॉक्टर फरदौस साहबा ने पार्टी छोड़ी, IPP में आए, और
जितनी बुरी शिकस्त उनको हुई है मैं तो नहीं कर सकता था। मतलब इतना बड़ा नाम, और मेरा नहीं ख्याल कि मतलब जिस तरह मतलब वो मैं ज़ाती तौर पे समझता था उनका अपने हलके में कोई 50,000 के करीब वोट होगा। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान मतलब पिछले जो भी ये टाइम तरीके अदम एतमाद के बाद अगर ये शायद ये ना आती मुख्तलिफ टाइम पे, अगर NA-71 की बात करें पिछले 2018 में, उस वक़्त भी उस्मान डार ने मतलब एक बात की थी कि मैं इलेक्शन जीता हुआ था, जनरल बाजवा ने को हाजा आसफ ने फ़ोन किया, उसके बाद मुझे मेरा इलेक्शन हराया गया। और ये बात उसने बहुत मुतअद्दिद दफ़ा मीडिया पे भी कही, और ये बात बाद में ख्वाजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मैंने ये क्वेश्चन भी किया था, और उन्होंने कहा था कि मैंने उनको फॉर्म 45 मैसेज किए थे। एक चीज़ तो ये चीज़ तो तय होगी कि किसी ना किसी बंदे से उनका उस वक़्त रब्ता हुआ था। अगली बात आप आ जाएँ डॉक्टर फरदौस की, जो हम कर रहे थे NA-70 में, यहाँ पे मेरी तवक्को नहीं थी कि मतलब ये हाफिज़ अहमद रज़ा साहब और उनके मद्दे मुकाबल जो थे अरमगान सवानी थे और डॉक्टर फरदौस थी। मैं साथी तौर पे समझता था कि डॉक्टर फरदौस का 50,000 60,000 से ज़्यादा ये वोट लेंगी, लेकिन अवाम ने जिस तरह अपना गम गुस्सा निकाला है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी एक पार्टी में रहे नहीं। और मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी, परवेज खटक ने सियासत छोड़ दी, किसी दिन मैं वैसे कल उनको भी हो सकता है इनका भी एक ट्वीट आ जाए कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रही हूँ। और लेकिन ये आपका मशवरा उनके लिए नहीं, मेरा मशवरा नहीं, मुझे मैंने अपनी वैसे कहा कि मेरे दिल में आ रहा था। ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश का मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। देखिए मैं किसी सियासतदान को तो कर रहे हैं, किसी सियासतदान को ये तो कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन से सिर्फ एक वोट कास्ट हुआ और एक से एक भी नहीं हुआ। और ये मैं समझती हूँ कि इबरतनाक शिकस्त। अच्छा नहीं तबिंदा नहीं, मैं इस बात को दूसरे एंगल से लेता हूँ कि पब्लिक में इस तरह का शऊर आ चुका है कि पब्लिक ने जिस तरीके से डिटरमिन होके अपना वोट कास्ट किया है। अच्छा, इस इलेक्शन की उमर साहब ने पता नहीं ये बात ग्राउंड में जाके ऑब्ज़र्व की है कि नहीं की। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि आप विज़िट करें, मॉडल टाउन के लोग जो हैं इनके वोट, आज ये एक फैमिली मिली है मुझे, उनके 9 वोट हैं और 9 में से 3 वोट बजवात में चले गए, 3 वोट कोटली लुहारा के पास एक गांव है उधर चले गए, और 3 वोट डॉक्टर फरदौस का जो गांव है उसके साथ एक गांव है, पता नहीं पिंडी मांडला या क्या, उधर चले गए। अच्छा, 9 वोट को 3 जगह पे ट्रांसफ़र किया गया है और आफरीन है उन लोगों पे, उन्होंने तीनों जगह पे जाके वोट कास्ट किया है। आगे मैं अपनी बात बता दूं, मैं बिलोंग करता हूं NA-70 से, मेरा गांव उधर है, मेरा वोट, मेरी फैमिली का सारे वोट उधर हैं। और इस बार रात को 10 बजे मुझे पता चला जब वो 8300 पे मैसेज किया कि मेरा वोट पेरिस रोड पे पॉलीटेक्निकल कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया है। वाहद वोट पूरी फैमिली से मेरा था, जो मैंने कहा जी मुझे तो खुशी हुई कि मैं अर्बन कैटेगरी में आ गया हूँ रूरल से। तो ये देखें कि इस तरीके से जो चीज़ें की गई हैं ये बड़ी हैरानकुन है। काफ़ी वोटर्स के शिकवे भी मिले हैं। हम मुफ्ती पोलिंग स्टेशन पे क्योंकि विज़िट किया था और 3-4 पोलिंग स्टेशन पे ये चीज़ें हमारे भी सामने आई, जहाँ पे लोगों ने ये शिकवा किया है कि हम क्योंकि फ़लाँ जगह से करते हैं और हमने अपना वोट चेंज भी नहीं करवाया, हमारा वोट उधर से इधर मुंतकिल हुआ है। अब ये इस मंतक की मुझे समझ नहीं आई कि ये पता नहीं कौन से जिन्नात थे कि जिन्होंने रातों रात या दिनों में जो है वो वोट उधर। अच्छा उमर साहब, एक सवाल उमर साहब से मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड पे थे, जो फील्ड में होता है उसका एक्सपीरियंस और होता है, क्योंकि देखने से, सुनने से या खुद महसूस करने से, ऑब्ज़र्व करने से वो थोड़ा फ़र्क होता है। उमर साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि उमर साहब ये बताएं कि पोलिंग जिधर भी आपने विज़िट किया उधर रश लगा हुआ था। मैं समझता हूँ कि कास्टिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई, कोई 80% नहीं हो गई कि उधर ओवर क्राउडेड हो जाता। ये पोलिंग स्लो थी, स्टाफ कम था या क्या इशू था? नहीं, पोलिंग बड़ी पुरअमन तरीके से हुई है। नहीं, पुरअमन थी, पोलिंग बड़ी पुरअमन तरीके से हुई है, रश था, मतलब इसमें कोई नहीं, स्टाफ भी मतलब ठीक काम कर रहा था, लेकिन बाज़ जो टाइम था
तकरीबन 2 से 4 बजे का, उस दौरानिया में हमने महसूस किया है कि काफ़ी स्लो मतलब जो है ये पोलिंग का अमल जो है स्लो किया गया या हुआ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वोटर्स जो वोट कास्ट करने आ रहे थे लाइनों में थे। एक इसमें सबसे जो अहम चीज़ है, मैंने क्योंकि 2-3 जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ पे मैंने देखा कि जो नौजवान बच्चियाँ थीं अपनी दादी अम्मी को, नानी अम्मी को, अपनी वालदा को लेके साथ आ रहे थे और उनको मतलब वो बार बार चीज़ें, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने को मतलब करीब तो था नहीं उनके, लेकिन वो बता रहे थे कि ग्रीन पे आपने फ़लाँ जगह पे लगाना है, मतलब स्टैंप लगानी है, या मतलब वाइट पेपर पे आपने फ़लाँ जगह पे, क्योंकि अब जो तहरीक इंसाफ को जिन चीज़ों का सामना था उसमें यह था कि उनके उम्मीदवार आज़ाद थे और उनके जो सबाई मतलब जो बैलेट पेपर था उस पर भी वही निशान था। मिसाल के तौर पे अगर मैं NA 70 की बात करूं, 71 की, तो यहाँ पे जो रेहाना इम्तियाज़ डार थे जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता थी, इनका वैसे तो बेबी कार्ड था और जब आप सूबाई में जाते हैं तो पता नहीं इन्होंने वहाँ से विड्रा किए अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं इल्म, लेकिन वहाँ पे भी इनका नाम था और आगे इसके ड्रिल मशीन थी। सारी सब्जियाँ, उसके बाद पूरा फर्नीचर, पूरा जहेज का सामान, सारा बैलेट पेपर पे सब्जियां, विटामिन, पूरा क्रेडिट तो जाता है। देखें जी, ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको क्रेडिट जाता है कि वोट चाहे इसमें इमरान खान का है, मैं ज़ाती तौर पे लीडर्स का इनके समझूंगा, क्योंकि इसमें ऐसी भी मैंने जिस तरह पहले कहा था कि इनकी सी टीम थी तहरीक इंसाफ की, यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट ज़िला में नहीं था कि जो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान डार देखे आउट हुआ, ये रेहाना डार सी कैटेगरी में सारा इलेक्शन मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख ले कि ब्रिगेडियर असलम गुमन वो चलें फर्स्ट कैटेगरी का, पिछली बार भी उन्होंने कंटेस्ट किया है, और उसके बाद अली असद मल्ली उसने भी कंटेस्ट किया था, हाफिज़ अहमद रज़ा आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहली बार आने का इत्फाक हुआ है। आगे पसरूर के हल्का से अमजद बाजवा, पिछली बार उन्होंने MPA के लिए कंटेस्ट किया था, इस बार MNA के लिए आए हैं। तो हैरान कुन बात है कि जिस तरीके से पब्लिक में एक जज्बा था, शऊर था, और उन्होंने ईरान बैलेट पेपर को देख के हमारे जैसा बंदा जिसने कम से कम 10-12 इलेक्शन सारे किए हैं, पढ़ा है, सुना है, सब कुछ किया है, वो बैलेट पेपर सामने रख के कंफ्यूज हो जाता था कि ये नाम इधर भी है, इधर भी है, और निशान किसका है। लेकिन टोटल लेमैन, ओल्ड लेडीज़ जिनकी नज़र भी सही तरीके से काम नहीं करती, उन्होंने गलती नहीं की। ये बात है कि आप शौर की तरफ चल पड़े हैं कि जिस तरीके से हमारी पब्लिक ने इस इलेक्शन को सीरियस लिया है, ये मैं बड़ी पॉजिटिव बात समझता हूँ। वो भी एक कन्फ्यूजनल सिचुएशन थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को इस चीज़ का यकीन ही नहीं था कि जो जहाँ पे हम वोट कास्ट करती हैं, जिस शख्सियत को हम अपने फ्यूचर के लिए मुंतखब करते हैं। अच्छा, इसमें यह हुआ कि सर्वे के मुताबिक वोट रेशो इतनी नज़र नहीं आती थी कि इतनी ज़्यादा आवाम जो है वो बाहर निकलेगी, अपना जो हक है उसे इस्तेमाल करेगी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हर पोलिंग स्टेशन पे अगर एक साइड पर आके बात करें तो हर पोलिंग स्टेशन पे ऐसा होता है कि हर किसी का अपना डेस्क होता है पार्टी का, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नून लीग का डेस्क मिला ना। अब वो अगर नहीं, एक मिनट, अगर उनके मुताबिक देखा जाए, क्योंकि एक टोकन मिलता है पहले, अगर टोकन के मुताबिक देखा जाए तो वो तो ठीक कह रहे हैं। इससे पहले ना जो इलेक्शन होते थे, यहाँ पे हुआ ये टोकन के मुताबिक वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब अंदर आवाम का शऊर तो एक बात है, लेकिन आवाम भी सियासत सीख चुकी है, मैं तो ये कहूँगी। हाँ, बोला कोई नहीं, हाँ, बोला कोई नहीं, पर्ची जाके जो भी बूथ उधर था उधर से ली है और जाके अपनी मर्जी के मुताबिक स्टैंप की है। इस इलेक्शन की जो खूबसूरती मैं समझता हूँ कि वो जो इन्फ्लुएंस वाली बात होती थी कि एक चौधरी ने सारे गांव को आगे लगा लेना है, अपनी बरादरी को आगे लगा लेना है, इस इलेक्शन में सच्ची बात है बड़े ऐसे देखे हैं। मतलब अभी जो है ये घर तकसीम हो चुके हैं। अगर बाप जो है वोट PMLN को दे रहा है, आगे उनके बच्चे या बेटियां जो हैं वो आगे इमरान खान को दे रही हैं। बेसिक ये वोट एक घर में ही वोट की तकसीम हो चुकी है। डेमोक्रेसी, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक कास्ट करे।
तो इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से। अच्छा, ये तो हो गई सारी ये बात। एक मुझे ना बात याद आ रही थी, मैडम नशीन के वाला साहब का चूँकि ज़िक्र किया है, 88 में उन्होंने इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह साहब ने एजाज़ अहमद चीमा, एक तहसील नाज़म भी रहे हैं बाद में, उनका और उनका कंटेस्ट हुआ MNA के लिए। एजाज चीमा पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे, ये मुस्लिम लीग एन के टिकट पे थे, और इनका रिज़ल्ट, MNA का रिज़ल्ट सिर्फ 60 वोट पे फैसला हुआ। उसमें पता नहीं क्या हुआ या नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो मामला चला गया ट्रिब्यूनल में, नोटिफाई हो गया। नोटिफाई होने के बाद ट्रिब्यूनल में चला गया, वो कंटेस्ट चलता रहा। तो तकरीबन 2 साल या 1.5 साल के बाद उधर से फ़ैसला हुआ, एजाज चीमा को विनिंग कैटेगरी दे दी गई। तो वो हलफ उठाने के लिए लाहौर से फ़्लाइट पे जा रहे हैं इस्लामाबाद, और ज़ारे शाह उसी फ़्लाइट पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दायर होनी थी उस पर सिग्नेचर करने के लिए जा रहे हैं। एक फ़्लाइट में गए, पिटीशन तैयार थी, दाखिल हुई, और नीचे वाला फ़ैसला जो है वो स्टे हो गया, वो हलफ ना हो सका, और बाद में असम्बली डिज़ाल्व हो गई, लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ उसका। ये हमारे अदालती सिस्टम की या प्रोसीजर की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये उससे फ़ायदा उठाया जाता है। नहीं तो आप क्या समझते हैं भाई साहब इसमें कि ये अभी जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये क्या 5 साल अभी ऐसे ही रहेगा या इस पर कोई फैसला? अच्छा, बात ये है कि जब बात मैंने की थी अखाड़े वाली, ये जो अखाड़े वाली बात है, मैं तो वो कर रहा हूँ कि ये अखाड़े से बात याद आई कि अखाड़े में जबकि सारी सिचुएशन सबके सामने, अच्छा ये बात हो ना कि 2-3 लोगों के दरमियान में आप कवर कर लेंगे, पूरी कौम के सामने एक बात वाज़ह है, और फिर अखाड़े में जिसको पता हो कि मैं अभी शिकस्त का शिकार हो चुका हूँ, वो उठ के विक्ट्री स्पीच कर दे, ये एक अखलाकी तौर पे भी बुरा है। लेकिन इस पे जो उनका एक जो पार्टी है उसको कितना नुकसान है, उनका जो अगला फ्यूचर है सियासत में वो कितना ख़तरनाक है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है कि जिस तरीके से पब्लिक को शऊर आ रहा है और इन चीज़ों को पब्लिक नोट कर रही है, और फ्यूचर के लिए इन्हीं चीज़ों को बेस बना के कि पार्टी लाइन सेट होनी है। भाई इमरान खान को आप देखें कि इमरान खान अपनी गवर्नमेंट में 11 ज़िमनी इलेक्शन होते हैं जिनमें से 10 लूज़ कर जाता है, अपनी छोड़ी हुई सीटें, अपनी गवर्नमेंट अपनी सीटें, और वो कोई डेथ हुई, कोई ऐसे हुआ, कोई डबल थी, तो सारी लूज़ कर रहा है। तो जब वो अपोजिशन में आता है तो 22 सीटें वो जो फ्लोर क्रॉसिंग वाली थी या 20 थी, 20 में से 16 सीट्स जीते हुए उम्मीदवारों के अगेंस्ट उसके उम्मीदवार जीत जाते हैं। इसकी क्या वजह है? पब्लिक सोचना शुरू कर दे कि कौन क्या कर रहा है। जब कंपैरिजन करती है पब्लिक तो उसके बाद यही रिज़ल्ट आते हैं जो इस बार आए हैं। बैंगन पे आए हैं, वाश बेसन पे आए हैं, और वो जो बेबी कार्ड पे आए हैं। तो बात ये है कि जब पब्लिक सोचना शुरू कर देती है तो इस तरह देखें, मैं समझता हूँ कि साद रफ़ीक ने जिस तरीके से स्टेप लिया है, नेक्स्ट टाइम साद रफ़ीक को वेटेज मिलेगी, पब्लिक उसको वेटेज देगी, इसलिए कि पब्लिक समझती है कि उसने बासूल बात की है, जो था उसको एक्सेप्ट किया है। तो अगर आप वक्ती तौर पे कोई गलत बात करके, रिगिंग करके या इस तरह करके, तो वैसे भी वो आप बेनिफिट ले लेते हैं, जो है वो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते। वो नहीं, अब जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने सारी चीज़ें खोल के पब्लिक के सामने रख दी है। इससे पहले सिर्फ चंद न्यूज़पेपर थे जिनको मैनेज करके सारी एक माहौल बनाया जाता था, पब्लिक ओपिनियन डेवलप की जाती थी। तो इस वक्त वो बात नहीं है। हर बंदे जिसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है
वो मीडिया है। उमर साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे ये रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हुए और उसके बाद मीडिया पर भी एक बहुत बड़ी बात की गई कि जो मीडिया ने ये चीज़ें चलाई थी कि भाई अब वो यहाँ तक पहुँच गए, इसके इतने आ गए, इसके इतने आ गए, तो बाद में ये सुनने में अभी आया, ये वाज़ह तौर पर बहुत सारे हुक्मरानों ने जो नशिस्तों पर विराजमान है उन्होंने ये बात कही और ज़िम्मेदारी के साथ कही कि मीडिया ने ये गलत किस्म की जो खबरें हैं वो चलाई थी, जबकि इस तरह से कोई था नहीं। तो मतलब आप इसके बाद, जो आप चूंकि खुद जर्नलिस्ट हैं, तो किस हद तक मीडिया झूठ बोल सकता है एक ऑन स्क्रीन? नहीं, देखें, इसमें अगर ये बात की जाए ना, देखें फील्ड में मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स होते हैं, हर बंदे का एक अपना सोर्स होता है, हर बंदे के पास अपने सोर्स से फार्म 45 आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर 100 फार्म है तो सेम मेरे वाला फार्म किसी दूसरे रिपोर्टर्स के पास हो। अगर तो सेम हो वो तो रिजल्ट सेम हो सकता है, ये तो डिफरेंस आ सकता है, मतलब बहुत लंबा नहीं, थोड़ा बहुत आ सकता है। मिसाल के तौर पे 100 में अगर बिलफर्ज ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब 10,000 वोट ले रहे हैं और रेहाना डार 9,000 ले रहे हैं, वो 1,000 का तो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि मतलब इसमें कोई 20,000 का डिफरेंस हो जाएगा। वो तो देखिए चैनल्स ने चलना होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे चैनल्स की पॉलिसी थी कि फार्म 45 आएगा तो वो जो रिजल्ट है उसको कंसीडर किया जाएगा, और हमने जिसका फार्म 45 भेजा है उन्होंने वो चलाया है। रात 12 बजे तक सिर्फ हमारे पास 50 के करीब 40 फार्म थे, ठीक है। और हमारे सियालकोट में मेरे साथ एक दोस्त थे, यासर रजा, अब तक न्यूज़ से हैं, और अंजम नकवी हैं, हम इकट्ठे ही थे मतलब उस वक़्त, और हमने देखा कि मतलब वो उन्होंने भी कुछ फार्म इकट्ठे किए, कुछ मैंने अगर 50 किए हैं उन्होंने भी किए, हमने सारे कंसीडर किए। तो उस वक़्त तक जो थे हमारे पास, मतलब जो रिज़ल्ट आया उसमें भी रेहाना डार आगे थी। और जब सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान हमने 353 फार्म इकट्ठे किए, मैं उसमें भी वाज़े तौर पे वो बरतरी ले चुकी थी। लेकिन जब सुबह 9 फरवरी की सुबह हुई, जो आपसे पहले भी बात हुई है, उसके बाद समझ नहीं आई कि वो जो मुस्लिम लीग नून है वो कैसे मतलब इलेक्शन जीतती, क्योंकि उनकी जानिब से कोई भी फार्म हमारे तक नहीं पहुंचा। हमने जो फार्म लिए, इसमें मैंने कहा कि कोई 150 के करीब ऐसा फार्म होगा जो हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिए, कुछ अपने सोर्स से लिए। देखें, अगर हम ले ना ये फार्म पीटीआई के किसी कैंडिडेट से, तो उसको हम कह सकते हैं कि फार्म ये 45 जो है वो जाली हो सकता है। जब हम फार्म ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ले रहे हैं, या उधर कोई पोलिंग एजेंट है या कोई हमारा सोर्स है वो हमें भेज रहा है, तो उसको हम कैसे मतलब वो माने कि ये फार्म गलत है। अच्छा, रूबा डार ने भी एक बयान दिया ना कि ये जब 9 तारीख का सूरज निकल रहा था तो ये कौन सी आवाम आई थी, ये कौन सी मखलूक थी जो फरिश्ते आके तो वो कास्ट कर गए। तो अच्छा, ये सिर्फ उनका बयान नहीं है, मेरा ख्याल है कि सारी आवाम यही सोच रही है कि दिन को तो हम वोट डाल कर आए थे। अच्छा, बात ये होती है, तभी ना बात ये होती है कि ये सारा सिस्टम इत्तेमाद पे चलता है। जब बहुत बड़ी ठेस है इस वक्त। असल बात ये है कि जब किसी सिस्टम को ठेस पहुंचती है तो उसके बाद उसका चलना मुश्किल हो जाता है। ये अगर कोई गवर्नमेंट बना भी लेगा, बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तो आज़ाद जो हैं, जिनको आज़ाद तो नहीं कहा जा सकता, पीपल्स पार्टी के हैं, सॉरी पीटीआई के हैं, पीटीआई के जो बंदे हैं वो मेजॉरिटी में हैं। असूली तौर पे डेमोक्रेटिक जो थ्योरी है उसके मुताबिक उनको ऑफ़र देनी चाहिए कि गवर्नमेंट बनाए। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन मिल के अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो इससे पहले भी 19 माह ये इकट्ठे बना के चला चुके हैं। तो बात यह है कि ये सिलसिला वो जो कहते हैं ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आती। और अगर ऐसा होता कि बड़ी खन्दा पेशानी के साथ इनको वेलकम किया जाता तो ये सोचा जा सकता था कि तमाम तर जो पार्टीज़ हैं वो अपने मुल्क का सोचती हैं, अपने स्टेट की खुशहाली के लिए इक़दाम उठाएंगी। लेकिन अभी तो ये अगर सोचती है हमारी आवाम या हम में से कोई सोचता है कि ये सिर्फ ज़ाती मुफादात की जंग है, तो कोई वजह नहीं है।
ये बात दुरुस्त है। अच्छा, ये जो मेरा आप दोनों से सवाल है कि ये जो हमारे इलेक्शन 2024 के रहे, ये बड़े पुरअमन रहे, सारे इदारों ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़े तरीके के साथ किया। 8 तारीख को 8 तारीख को रात 5 बजे तक। लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी आप कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में देखते हैं? अच्छा, इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो तो मुस्लिम लीग एन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी या बनाने जा रही है, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो अभी तक की असेसमेंट है, पीपल्स पार्टी का हौसला नहीं पड़ रहा कि इनके साथ कैबिनेट में शामिल हों, जॉइंट गवर्नमेंट बनाने के हक़ में नहीं है, लेकिन वो वोट इनके कैंडिडेट को कास्ट कर देंगे, गवर्नमेंट बना देंगे, लेकिन खुद गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। असल में देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा इकट्ठे होते हैं। पहले भी मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हुई जिनको पीडीएम का नाम दिया गया, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जितनी जमातें, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने अपना उन 2 साल टर्न्योर में किया है पीडीएम ने, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुस्लिम लीग नून, और जो कि एक बड़ी जमात पंजाब में समझी जाती थी, किसी वक्त में ये वफाक में भी इन्होंने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। और देखिए 3 बार मियां नवाज शरीफ का वजीर आज़म रहना, ये भी एक बहुत बड़ा, चौथी बार आप देख रहे हैं वजीर आज़म। मैं नहीं, फिलहाल ज़ारी तौर पे तो कल ख्वाजा आसफ साहब ने किसी एक निजी चैनल से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि मियां शहबाज शरीफ आ रहे हैं वजीर आज़म। और मेरा भी ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ के सितारे जो हैं इस वक्त वो गर्दिश में हैं, वो वज़ीर आज़म। आप क्या कहते हो ऐसा? मैं उमर साहब से काफ़ी हद तक एग्री हूँ। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब पहले दिन से, जब से वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल लेके आए हैं, मैं उस वक्त भी इस बात पे कायम था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर मुस्लिम लीग एन जीत भी जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म वो सायरा बानो वाली बात है कि उसने बड़ी अच्छी, वो पार्लियामेंटेरियन है, पता नहीं इस बार जीती हैं कि नहीं जीती, तो उनकी जो बात है कि रिश्ता बड़ी लड़की का देखने गए तो छोटी पसंद आ गई, ये छोटी जो है ये एक्सेप्टेबल है पीपल्स पार्टी को। असल बात तो है जरदारी साहब की, जरदारी साहब के साथ मिल के अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उनकी ओपिनियन जो है उसको तो वेटेज देनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ को एक्सेप्ट करेंगे, वो शहबाज शरीफ की हद तक ही मेरा ख्याल रह जाएंगे। और पीपल्स पार्टी की कौन सी आप नशिस्त देखते हैं? पीपल्स पार्टी रह जाएगी, वो अपना सिंध है उनका, उधर तो वो उसके बाद वो कोशिश करेंगे बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट बनाने की, तो उसके बाद उसको चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ये वाली हैं, और सबसे बड़ा वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होना है। आसिफ जरदारी साहब उसके लिए स्ट्रांग उम्मीदवार होंगे। मेरी जाती राय है। ज़ाती तौर पे अभी तक जो मीडिया से भी सुना है वो तो सिनेरियो जो वराई साहब ने बताया है यही सामने आ रहा है। लेकिन आज एक तकरीबन कोई 2 घंटे पहले मीडिया भी मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी ने कहा है, आपने उनकी कमेटी का, कोर कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने इस पे मुखालफत की है, और उन्होंने कहा है कि हम वोट देंगे हुकूमत बनाने की हद तक, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब पीपल्स पार्टी क्योंकि बड़ी सोच समझ के मतलब आएगी हुकूमत में, उसने अपना पिछला भी पीडीएम के साथ जो वक्त गुजारा है वो भी देख रही है, और अभी भी ये देख रही है कि अवाम क्या मतलब से उनको क्या तवक्कुआत हैं, अवाम की इनसे क्या तवक्कुआत हैं। अवाम तो अपना फैसला सुना चुकी है ना, मतलब कि हाँ, ये वोट को इज्जत दो का नारा रहा है, तो जब अब मेरा ख्याल है अवाम को भी इज्जत देनी चाहिए जब अवाम तो अपना फैसला सुना चुकी। लेकिन आप कहाँ तक देखते हैं कि अभी भी जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं तो उनकी ज़ाहिरी बात है तादाद भी ज़्यादा है, और जो केसेस अभी चल रहे हैं अब वो अच्छा कानून के, अब चूँकि आप माहिर कानून हैं तो मुझे इसके बारे में बताएं कि जब अब ये दर्ज तो हो चुके हैं मुकदमे, तो ये कितना दुरानिया होता है इसमें? नहीं, ये बात जो पहले बात हुई है नोटिफिकेशन की कि इलेक्शन कमीशन ने 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने देना है, 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने देना है, और उसके बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन करना है। जब नोटिफाई हो जाना है तो उसके बाद उसको चैलेंज करने का तरीका और है।
फिर ट्रिब्यूनल बनते हैं। इसमें दुरानियां जानना नहीं, दुरानिया की बात जो मैंने मैडम नशीन ज़ारा के वालिद वाली बताई है, बाज़ औक़ात असम्बली ख़त्म हो जाती है, डिज़ाल्व हो जाती है, तो केसेस अभी पेंडिंग होते हैं, तो बाद में वो कहते हैं जी अब तो उनकी ज़रूरत नहीं रही, चलें छोड़ें, मिट्टी पाओ। अच्छा, 93 में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट डिज़ाल्व हुई, पंजाब पहले फेडरल गवर्नमेंट डिज़ाल्व हुई, पंजाब गवर्नमेंट डिज़ाल्व हुई, तो पिटीशन गई जिसमें मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बहाल कर दी जस्टिस नसीम हसन शाह के पैनल ने। नीचे वाली गवर्नमेंट जो है ये भी बहाल की लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके बाद उधर से इंटीमेट हुआ गवर्नर को कि असम्बली बहाल हो गई है, उसने दोबारा डिज़ाल्व कर दी। उन्होंने कहा जी अभी तो, उसने कहा जी ये बहाल करना हाई कोर्ट का इख्तियार है, डिज़ाल्व करना मेरा इख्तियार है। 6 मिनट में, फैसले के 6 मिनट के बाद दोबारा डिज़ाल्व। उसने कहा जी मैंने डिज़ाल्व कर दी है, अब ये फिर 3 माह लगाएंगे, प्रोसीडिंग करेंगे पूरी, फिर बहाल कर लें। ये है पाकिस्तान के सिस्टम की प्रॉब्लम। ये आप जो कह रहे हैं एक रात में, ये देखें ना, ये सारे मैं जिस वकील की, जिस अदारे की ज़रूरत भी नहीं थी, जिसको इंटीमेट भी नहीं किया जाता था, उसका नुमाइंदा जाके उधर बैठ जाता था कि हम आ गए हैं जी। मैं, ये हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये इंशाल्लाह जिस तरीके से आवाम को शऊर आया है और आ रहा है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी एडवोकेट हाई कोर्ट इरफानुल्लाह वड़ैच साहब आपका, जर्नलिस्ट उमर फ़ारूक साहब आपका, आप लोगों ने वक्त दिया और यहाँ पर वो एक हक़ाइक़ पर रोशनी डालेगी और जो देखा समझा उस पर बात हुई। और इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं है कि आवाम के शऊर की अगर बात की जाए तो मैं तो इस चीज़ की कायल हूँ कि आवाम को शुरू दिन से, अव्वल दिन से जो है वो शऊर था। बस बात यह है कि थोड़ी सी जुर्रत मंदाना जो इक़दाम है उनकी ज़रूरत थी। और जुर्रत सिर्फ इस वजह से नहीं आती थी क्योंकि कभी कभार इंसान के हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उसे लगता है कि शायद मैं ये कदम उठाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या क्या फ़ेस करना पड़ जाए, और हम दूसरों को जो फ़ेस करते हुए देखते हैं तो इंसान डर जाता है। दर हकीकत तो इंसान एक ऐसी चीज़ है, डर तो लगता ही है लेकिन यह है कि डर के आगे जीत है। ये जो 2024 के इलेक्शन है इन्होंने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे जुर्रत का जो पैमाना है वो बढ़ता जाएगा तो ज़रूर ये जो मुश्किलात हैं, ये जो फ़ैसले नहीं होते और इदारे अपना काम नहीं कर रहे, तो वो भी ज़रूर उनमें ये डर पैदा ज़रूर होगा कि नहीं भाई अब हमने अपना काम जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ करना है। अपनी मेज़बान ताबिंदा अनवर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।